मालिकन हज पर गई तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी दौड़ दौड़ कर उसके सारे काम करता, रात होती तो इसे अपने पास सुला लेता। मालिकन ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नर्म नर्म सा महसूस हुआ। मैं चौंक कर उठा तो मेरे होश उड़ गए कि मालिकन की बेटी मेरे साथ थी। मालिकन हज पर जा रही थी, इसलिए इस सुबह से मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती है, नादिर मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम नादिर था, लेकिन मालिकन मुझे प्यार से नादो ही कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालिकन के घर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालिकन के घर मुलाजमत पर था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख नादिर, अपनी बेटी आयशा को मैं घर पर ही छोड़ के जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना कि इसे नींद में चलने की आदत है। मैंने सर हिलाया। जी बेगम साहिबा, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में आयशा 14 साल की थी, लेकिन थी जरा सादा और नादान किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली मालिकन की इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गाड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालिकन ने इसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालिकन ने मुझसे की, मैं तो हैरान रह गया था। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी आयशा के साथ ही सुआगे, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर मेरी तो आंखें हैरत से फैल गईं। मेरा तो दिमाग घूमने लगा था। मैंने कहा, मालिकन ने कैसे छोटी बेटी के कमरे में सो सकता हूँ, अब सोच कर तो बात करे। ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। मगर वो कहने लगी, नादिर मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम आयशा के कमरे में ही रहोगे और वहीं सुना होगा तुम्हें। मुझे मालिकन की ये बात किसी तरह ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं बार बार इनकार भी तो नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं आयशा के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालिकन एक बेवा औरत थी, लेकिन बहुत अमीर थी। मालिक की बहुत सारी जायदादें थीं, जहां से उन्हें बहुत आमदनी होती थी। घर का निज़ाम बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने बहुत लाड से पाला था। जब मैं मालिकन के घर काम करने आया था तो इस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालिकन को हाथों पर बिठा रखा था। बहुत प्यार करते थे वो मालिकन से। मोहब्बत की शादी थी, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आयशा की पैदाइश से चंद माह पहले मालिक का कार हादसे में इंतकाल हो गया। मालिकन सदमे से पागल जैसी बातें करने लगी थीं। कभी कहती, वो अभी आ जाएंगे, वो मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालिकन की हालत देखकर फूट फूट कर रोता था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती रही थीं, इसलिए मुझसे उनका ये दुख देखा नहीं जाता था। जब आयशा पैदा हुई तो पहले तो मालिकन बेतहाशा रोई मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल आयशा से लग गया। मालिकन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालिकन दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि नहीं, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी उसके नाम पर गुजार दूंगी। मालिकन ने फिर यही किया, पूरा घर खुद संभाल लिया था। तमाम मुलाजमीन को वो देखती थीं। 14 साल गुजर गए थे। मैं मालिकन का सबसे ज्यादा वफादार और काबिल एतमाद मुलाजिम था। कारोबार की देखभाल भी मालिकन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक रुपए का हिसाब मालिकन को देता था। इस साल मालिकन के वालिदैन हज पर जा रहे थे, इसलिए मालिकन ने कहा कि वो भी हज करने जाना चाहती है। ये सुनकर पहले तो आयशा ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर्स थे, इसलिए मालिकन कहने लगे कि मैं तेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालिकन मुझसे कह रही थीं वो बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही थी। फिर बावर्ची को बिलाकर अपने लिए शानदार चाय बनवाई। मालिकन के होते हुए मैं कभी सोफे पर नहीं बैठता था, हालांकि उन्होंने कभी मना नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का फर्क हमेशा बरकरार रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालिकन गई हैं तो कुछ दिन मालिकों वाले अंदाज में भी घर में रह लूं। मैंने पुरसुकून सांस ली और मज़े से दोनों टांगें आगे रखकर शीशे की सेंटर टेबल पर रख दे, रिमोट हाथ में लिया और टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। अभी मैं सही से इस माहौल से लुत्फ अंदोज भी नहीं हुआ था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और आयशा लाउंज में आई। जब इसने मेरे बैठने का अंदाज देखा तो माथे पर बिल डालकर बोली, नादिर के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो उम्मी के आते ही करूंगी। कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पांव फैलाकर बैठे थे। ये सुनते ही मैं हड़बड़ा कर सीधा होकर बैठ गया।
मैंने कहा, छूटी बीबी, खुदा के लिए मालिकन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फौरन टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। आयशा माथे पर तिवरी चढ़ाए आराम से सोफे पर आकर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में ले लिया। कहने लगी, उम्मी घर पर नहीं है तो ये मतलब ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ा लूंगी। जब तक वो घर पर नहीं है, इस घर की मालिकन में हो, इसीलिए जो मैं कहूंगी तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ बांध कर सर झुका लिया। जी जी क्यों नहीं छूटी मालिकन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया। मेरी कभी भी मालिकन की बेटी से 1 मिनट की भी नहीं बुनती थी। हर वक्त बचगाना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से तंग हो जाता था। वो मुझसे बाजार के 4 चक्कर लगवाती थी। कहती, जाओ तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना कोई दूसरा मुलाजिम। मालिकन भी इसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती, जाओ नादिर। जो छूटी मालिकन कहती है वो कर दो। चाय का कप बावर्ची लेकर आया तो मुझे खड़ा देखकर हंस रही थी। कहने लगी, अभी तो बड़ा राज कर रहे थे, आ गए ना अपनी जगह पर। मैंने इसे घोर कर देखा। बावर्ची ने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वो बड़े मजे से आयशा पी रही थी। बहरहाल पूरा दिन उधर उधर के कामों में गुजर गया। जैसे ही रात हुई, मैं अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा तो आयशा कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो नादिर? उम्मी ने कहा था कि तुम्हें मेरे कमरे में सोना होगा। ये सुनकर मुझे मालिकन की बात याद आ गई। मैंने बेजारी से आयशा की तरफ देखा। मैंने कहा, छूटी मालिकन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में मुलाजमा भी मौजूद है, आप इसे अपने साथ सुला ले। कहने लगी, उम्मी ने कहा था कि तुम सुआगे तो मतलब तुम ही सुआगे। चुल्लू शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में तो आ गया लेकिन सख्त बेचैनी शुरू हो गई थी। आयशा अपने बेड पर जाकर लेट गई थी। इसने लैंप ऑफ कर दिया था। कमरे में गहरा अंधेरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेशक वो 14 बरस की थी लेकिन मैं तो 14 बरस का न था। मुझे मौलाना साहिब की एक बात याद आने लगी जो मैंने जुम्मा के खुतबे में सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हों तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालिकन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि मुलाजमा को आयशा के साथ सुला दें। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी आयशा पर पड़ी तो इसके चेहरे पर मेरी नज़रें टूट गईं। सुई हुई बहुत मासूम लग रही थी, बिल्कुल छूटी परी जैसी। फौरन मैंने नज़रें हटाई, अपनी आंखें जोर से बंद कर लें और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। अल्लाह का जिक्र करते करते न जाने कब आंख लग गई। घड़ी के तेज अलार्म पर मेरी आंख खिली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि आयशा नींद में थी, हाथ से अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने वाली क्लॉक की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन उठा और उस कमरे से बाहर निकल गया। इसे स्कूल जाना था और पेपर भी था। मालिकन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ आयशा को अकेला भेजना। इसलिए जब आयशा तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ जाकर इसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी गंदुम आई, कहाँ पीसी, किया हुआ किया नहीं, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि आयशा को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता ड्राइवर भी आयशा को स्कूल से नहीं लेता और ये मालिकन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा गुम हुआ कि मेरे जहन से ये बात बिल्कुल निकल गई थी। 12 बजे आयशा की छठी होती थी और मुझे 1:30 बज चुका था जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालिकन का था। मैंने बेख्याली से फ़ोन उठाया तो मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, मुझे आयशा की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम इसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालिकन वो मैं ज़मीनों के हिसाब में लगा हुआ था। मालिकन कहने लगे, जाओ जाकर इसे ले आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को देखा तो घोर कर देखा। मैंने कहा, तुम मुझे बता भी सकते थे कि छूटी मालिकन की छठी हो गई है। वो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं, मालिकन ने तो तुम्हें सब मुलाजमीन का सरदार बना कर गई है। ये तुम्हारा काम है कि तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने मुझे हिलाकर रख दिया। मालिकन किया कह गई थी, सारे मुलाजमीन सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। मैं फटाफट ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ आयशा ही स्कूल में थी। चौकीदार मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई और गाड़ी में बैठ गई। जब तक मैं घर नहीं पहुंचा वो मुझे बस तंबी ही करती रही। कहने लगी, उम्मी को आने दो, तुम्हारे कान ना खचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरा खौफ था इसीलिए मैं चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया था। मुलाजमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी।
बस अपनी खुश फिक्रियों में मसरूफ थी। ये देखकर मेरा सर चकरा गया था। मालिकन के बगैर तो पूरा घर ही उलट पलट हो गया था। मैं उनसे कुछ कहता तो सब कहते तुम भी हमारी तरह मुलाजिम हो, ज्यादा हम पर सवार मत हो। मैं तो मालिकन के बगैर बौखला कर रह गया था। मैंने मुलाजमा से ठीक सफाई करवाई, अपनी निगरानी में पूरा घर सुथरा करवाया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं आयशा के कमरे में गया तो वो ऊंची आवाज में अपने स्कूल का सबक याद कर रही थी। मैं लाउंज में सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लाउंज में कोई और भी है। किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोलीं तो देखा जैसे कोई शख्स आयशा के कमरे के बाहर खड़ा है और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है वहां? तो फौरन कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं उछल कर उठा और किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त तक किचन खाली था। मैंने लाइट्स जला दे, वहां कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ भी खिलता था। जब मैंने देखा तो इसकी कुंडी खिली हुई थी। मैं बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे की अंदर की कुंडी लगाई और वापस लाउंज में आकर लेट गया और ये सोचने लगा कि ये कौन था जो रात के इस पहर अंदर आया था। ना जाने क्या सोचकर आयशा के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगें तो आयशा शायद नींद में डर गई थी। कहने लगी, उम्मी मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। उम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पर हाथ मार रही थी नींद में। शायद वो मालिकन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर क्या करूं। बहरहाल मैं अपने कालीन से उठा और अपना हाथ आयशा के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर गहरी नींद में सो गई। काफी देर में खड़ा इसका इंतजार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ छुड़वा लूं। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से हाथ अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं आयशा के कमरे में ही सोने लगा था। एक रात बावर्ची ने दूध की सरदाई बनाई तो कहने लगा, तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद लाएगी। मैंने भी वो सरदाई पी ली और रात को आयशा के कमरे में चला गया। और इस रात वाकई मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह मेरी आँख खिली। जब देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। इस वक्त तो आयशा नहीं जागती थी और वैसे भी आज इतवार था, छठी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो आयशा वहां भी नहीं थी। मैंने पूरे घर में ढूंढा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल धींग से रह गया। मैंने तमाम मुलाजमीन को जगा कर शोर मचाया। सब इसे ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो रंग उड़ गया था। मालिकन इसे मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम मुलाजमीन से बात की तो पता चला कि बावर्ची भी घर से गायब है। फिर मेरे ख्याल आया कि कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को आयशा के कमरे के बाहर देखा था जो भागता हुआ किचन में गया था। शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन मालिकन को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। मैं बावर्ची के घर पहुंचा तो इसकी बीवी बच्चों ने कहा वो तो घर आया ही नहीं। फिर महल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची आयशा का हाथ पकड़े इसे गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी बंगले के करीब पहुंच चुकी थी। सारे सबूत के बाद बंगले के बाहर लगी सीसीटीवी से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया और साफ नजर आ रहा था कि बावर्ची आयशा का हाथ पकड़े जबरदस्ती इसे गाड़ी में बिठा रहा है। इस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे वो सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आया कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी ही जगह लाया था कि यहाँ उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ घर पहुंच गया जहाँ उसके दोस्तों का ठिकाना था। पुलिस भी पीछे आ रही थी लेकिन मैं पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खिल गया। सामने बावर्ची और 2 आदमी मौजूद थे। उन्होंने आयशा को रस्सियों से बांधकर कुर्सी पर बिठा रखा था। वो बेतहाशा रो रही थी। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने न आओ देखा न ताओ और उन तीनों को मारना शुरू कर दिया। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोती हुई आयशा मेरे साथ लिपट गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा, तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों बाद मालिकन भी वापस आ गई। मालिकन ने आयशा को सीने से लगाया और रोने लगे और मुझसे कहने लगे, मुझे तुम पर भरोसा था, अब बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है ना ही आयशा की तरफ। ये सुनकर मालिकन बहुत खुश हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।